हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अंकित आईएएस क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे पहले जो एपिसोड में हमने पढ़ा था दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, और आज आप पढ़ोगे तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कि अंग्रेजों और मैसूर के बीच में जो युद्ध हुआ था वो तीसरा युद्ध किस प्रकार से हुआ। क्योंकि इससे पहले हम आपके दो युद्ध पढ़ चुके हैं, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। लेकिन आज आप पढ़ेंगे तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। जो आप इससे पहले के युद्ध में पढ़ा था आपने, जो इससे पहला एपिसोड हमने कराया, तो उसमें आपको दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पूरी तरीके से बताया था। क्योंकि जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था वो किस आधार पर हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में हमने आपको कल पूरी तरीके से बता दिया था। पहली संधि हुई थी आपकी मद्रास की संधि। तो पहली मद्रास की संधि में 1769 में मद्रास की संधि के तहत ये सिद्ध हुआ था और ये शर्तें रखी गई थी कि यदि हैदर अली पर कोई भी तीसरी शक्ति आक्रमण करेगी तो अंग्रेज हैदर अली का साथ देंगे। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा ही हुआ जब 1770-71 में मराठाओं के द्वारा हैदर अली पर पूरी तरीके से आक्रमण कर दिया गया था। जब हैदर अली पर मराठाओं ने आक्रमण किया और लूटपाट की, तो उस समय अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया था। तो इसी तरीके से यह अंग्रेजों का हैदर अली का साथ न देना मद्रास की संधि का उल्लंघन माना गया था। अब जब उसको लगा कि अंग्रेजों ने मद्रास की संधि का उल्लंघन किया है, तो हैदर अली अंग्रेजों के प्रति बहुत ज्यादा कटु हो जाता है और बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है कि हमारी संधि का इन्होंने ऐसे उल्लंघन किया है। तो इसका मतलब उसको एक अपमान महसूस हुआ हैदर अली को कि यार तुझसे जो संधि की गई थी उससे अंग्रेजों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसे अपमान महसूस हुआ। तो यही कारण बनता है आगे चल करके तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। वो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का बना। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो इसमें हैदर अली ने 1780 में ही त्रावणकोर पर आक्रमण, यानी कि कर्नाटक जो अर्काट वाला क्षेत्र था, कर्नाटक का अर्काट वाले क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। और वहां पर जो भी इनके द्वारा कर्नल बेली नाम का एक सेनापति जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था, उसको बुरी तरीके से हैदर अली के द्वारा हराया गया था। जब हैदर अली ने उसको पूरी तरीके से हरा दिया तो अंग्रेजों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उनको इससे इतना अपमान महसूस हुआ कि वो भी रह नहीं पाए, क्योंकि हैदर अली ने अर्काट पर पूरी तरीके से आक्रमण कर दिया था और अर्काट को पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया था और वहां से अंग्रेजों को बुरी स्थिति के साथ भागना पड़ा था। तो अर्काट से हैदर अली ने अंग्रेजों को पूरी तरीके से भगा दिया वहां से। अब भगाने के बाद हैदर अली ने पूरे अर्काट पर भी अपना कब्जा कर लिया था, क्योंकि अर्काट वो वाला क्षेत्र था जिस पर अंग्रेज अपना अधिकार किए हुए थे। अंग्रेजों की बस्तियां बसी हुई थी, तो अंग्रेजों को उन्हीं की बस्ती से निकालना बहुत बड़ा काम माना जाता है और यही अंग्रेजों को अपमान महसूस हुआ। और लेकिन अब इसके बाद जब अंग्रेजों को ऐसा अपमान महसूस हुआ तो इसी समय 1780 से 82 के बीच का दौर उनके लिए, अंग्रेजों के लिए बहुत भयानक दौर माना गया था। क्योंकि उसी समय क्या हुआ था, अमेरिका जो था वो भी आजाद हो रहा था। अमेरिका आजाद हो रहा था। जब अमेरिका आजाद हो रहा था तो वहां से अंग्रेजों को भगाया जा रहा था अमेरिका से, क्योंकि अंग्रेजों ने कहां पर कर रखा था कब्जा, अमेरिका पर। अमेरिका को गुलाम बना रखा था। तो अब अमेरिका भी आजाद हो रहा था और अंग्रेजों को वहां से भगाया जा रहा था। तो यानी कि अंग्रेज वहां से भी हार का सामना करना पड़ा अंग्रेजों को भी अमेरिका से। अब ऐसा ही हुआ कि फ्रांस, स्पेन और आपके कुछ आसपास के जो क्षेत्र थे ये भी किसका साथ दे रहे थे, ये उसका साथ दे रहे थे अमेरिका का। तो जब भी अमेरिका का साथ दे रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध, तो इससे अंग्रेजों की शक्तियां अत्यधिक कमजोर होती चली गई। जब अंग्रेज अत्यधिक कमजोर होते चले गए तो उनको ऐसा एहसास होने लगा कि अब आप किसी को नहीं हरा पाओगे, या अब आपको यहां से, भारत से भी भागना पड़ सकता है। तो उनको अपनी स्थिति इतनी कमजोर लगने लगी कि यहां से उनको जाने की संभावनाएं लगने लगी थी। ऐसा लगा कि भारत से भी उनको जाना पड़ सकता है अभी। तो इस स्थिति के अनुसार ही अंग्रेजों ने अब जो आपका पूर्व, यानी कि वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था, वो आया था। यानी कि उसने क्या किया कि यहाँ पर
एक आयरकूट को सेना का नेतृत्व करते हुए भेजा कि जाओ और जाकर के दक्षिण में वहां पर जो भी क्षेत्र है मैसूर वाला, जहां पर मैसूर हैदराबाद यानी कि यहाँ पर कब्जा किया हुआ है जिन्होंने, उनको वहां से भगाओ और वहां पर अंग्रेजों का शासन स्थापित करो। तो आयरकूट भी एक बहुत ही कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, बहुत ही राजनीतिज्ञ था, बहुत दिमागदार भी माना जाता है। तो उसने क्या किया, दक्षिण में जाकर के सबसे पहले जो निजाम थे, जो आपके हैदराबाद के निजाम थे और महादजी सिंधिया थे, उनको अपनी ओर मिला लिया। किसी तरह का लालच देकर के उनको अपनी ओर मिला लिया। अब वे हैदर अली से अलग हो गए। अब हैदर अली का साथ वे नहीं देंगे तो हैदर अली अकेला हो जाएगा। तो अब क्या कर देगा, अब अंग्रेज जो आयरकूट है वो हैदर अली पर आक्रमण करेंगे। तो अब होता क्या है कि 1781 में पोर्टो नोवा का युद्ध होता है और पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को आयरकूट हरा देता है। हैदर अली पूरी तरीके से हार जाता है और हारने के बाद वो पराजित जब हो जाएगा, तो पराजित होने के बाद उसको मानसिक तौर पर बीमारी हो जाती है, यानी कि मानसिक रूप से बीमार हो जाता है हैदर अली। क्योंकि भाई जब एक बार हार जाएगा अंग्रेजों से तो उसके प्रभाव पड़ेगा उसके दिमाग पर, पूरा मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। तो इसी कारण से वो एक अपमान महसूस करता है उसका कि अंग्रेजों ने उसको हरा दिया है। अब अंग्रेज जब उसको हरा देते हैं, हरा करके उसको भेज देते हैं, तो वह अपमान महसूस करेगा। लेकिन उस समय तक उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन जब अगले बार 1782 में जब युद्ध करता रहता है, उसके साथ युद्ध होता है हैदर अली के साथ, तो वो छोटे छोटे जब युद्ध में जाता है तो वो पूरी तरीके से नहीं लड़ पाता है हैदर अली। हैदर अली पूरी तरीके से मानसिक तौर पर सही नहीं था, इसलिए पूरे युद्ध को नहीं कर पाता है और वहीं पर युद्ध में वो घायल हो जाता है और उसी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है हैदर अली को 1782 में। अब 1782 में जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो इस बात का पता उसको चलता है उसके पुत्र टीपू सुल्तान को, और वे तो क्या करते हैं कि जब घायल हो जाता है युद्ध में तो घर पे लेकर के आ जाते हैं और घर पर ही वो घायल होने के कारण यानी कि अपनी मृत्यु की ओर चलने लगता है। उसको एहसास हो जाता है कि अब वह मरने वाला है, क्योंकि इतना घायल हो चुका था वो। तो जब वो मरने वाला होता है तो वह अपने पुत्र से वचन लेता है कि इस मैसूर की रक्षा तुम ही करोगे। तो टीपू सुल्तान मरते समय, उस समय आखिरी बार हैदर अली से वादा करता है और कहता है कि पिताजी, आपके जाने के बाद जब तक मैं यहाँ पर रहूंगा, जिंदा रहूंगा, तब तक मैसूर पर कोई भी अधिकार नहीं कर सकता, अंग्रेजों को फटकने तक नहीं दूंगा। तो ये वादा कर लेता है वो हैदर अली से। तो इसी कारण से अब आगे चल करके जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो टीपू सुल्तान फिर दोबारा से क्या करता है, आक्रमण करने की कोशिश कर लेता है। अब आक्रमण करेगा अंग्रेजों पर। अब अंग्रेजों के साथ 1784 में जब इनके साथ युद्ध होता है तो वह अंग्रेजों को हराने की पूरी तरह से कोशिश करता है। लेकिन जो फ्रांसीसी टीपू सुल्तान का साथ दे रहे थे, अब यूरोप में जब युद्ध शांत हो जाता है तो फ्रांसीसी यहाँ से टीपू सुल्तान के पाले से अलग हो जाते हैं और अलग पूरा अपना रास्ता बना लेते हैं। अब यहाँ पर टीपू सुल्तान भी अकेला रह जाएगा, लेकिन अंग्रेजों के साथ एक संधि हो जाती है आपकी यहाँ पर मंगलौर की संधि। तो यहाँ पर मंगलौर की संधि के साथ ही 1784 में आपका दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। खत्म, समाप्त दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। अब टीपू सुल्तान फिर वहां से संधि कर लेते हैं और कह देते हैं कि अब आगे से जो कुछ क्षेत्र है मैसूर में, यानी कि वहां पर उनके लिए व्यापार के लिए अंग्रेजों को अधिकार देने पड़ जाते हैं और अंग्रेज यह कहते हैं कि हम अब मैसूर राज्य के साथ मित्रता के संबंध रखेंगे और आगे से ऐसा कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो मित्र बन जाते हैं, ऐसा वायदा कर लेते हैं, लेकिन वो इसे निभा नहीं पाते। अब होगा क्या, अब इसी कारण से तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। अब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण ये बनता है कि जब ये संधि होती है मंगलौर की, तो इस संधि से टीपू सुल्तान खुश नहीं होता, क्योंकि जब मैसूर के कुछ क्षेत्रों पर अंग्रेजों को व्यापार का अधिकार दे दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है, जो उसने वादा किया था अपने पिता हैदर अली से, उसका क्या होता है, उसे पूरा नहीं कर पाता। तो ये इसको लगता है कि मैं अपने पिता को दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर पा रहा हूं इस तरीके से कि यहाँ पर अंग्रेज अपना व्यापार कर रहे हैं मैसूर में। तो इसीलिए वह क्या होता है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध
होगा। अब ये करता है टीपू सुल्तान कि टीपू सुल्तान इसके लिए मदद मांगने के लिए जाता है कुस्तुनतुनिया और फ्रांसीसियो और कुस्तुनतुनिया से मदद मांगने के लिए अपने राजदूतों को वहां पर भेज देता है कि जाओ और वहां से जाकर के उनसे मदद की गुहार लगाएं कि हमारी अंग्रेजों के विरुद्ध मदद करें, कि जैसे हम वहां से अंग्रेजों को अपने यहां से भगा सके, तो मदद करें। और इसीलिए इसी बात को आधार बना करके अंग्रेज टीपू सुल्तान के साथ युद्ध करने लगते हैं। वे इसी का आरोप लगा देते हैं कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध यानी हमारे विरुद्ध गुप्त रूप से फ्रांसीसियो से मदद मांगी है या समझौता किया है। तो गुप्त समझौता किया है फ्रांसीसियो से टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध। तो इसी का उल्लंघन मानते हुए अब वे क्या बनाते हैं, युद्ध को आधार बना लेते हैं। अब युद्ध इसी आधार पर करते हैं और ऐसा होता है कि अब टीपू सुल्तान 1790 में क्या होता है आपका, 1790 में सबसे पहले त्रावणकोर पर आक्रमण कर देता है। 1790 में त्रावणकोर पर सबसे पहले आक्रमण कर देता है। अंग्रेजों का क्षेत्र था त्रावणकोर, उस पर आक्रमण कर देगा क्योंकि वहां पर अंग्रेज पूरी तरीके से शांतिपूर्वक रहते थे। अब टीपू सुल्तान अपनी सेना ले जाकर के त्रावणकोर पर पूरी तरह से तहस नहस कर देता है और वहां पर आक्रमण कर देगा। तो अंग्रेज आग बबूला हो जाएंगे कि ये क्या कर दिया इसने। अब उसी आधार बनाकर उसी को अब अंग्रेजों में जो कॉर्नवालिस आता है गवर्नर जनरल बनकर, अब कॉर्नवालिस क्या करता है, अब वह अब इसको आधार बनाएगा। 1790 में सेना का नेतृत्व खुद करेगा और खुद नेतृत्व करते हुए वेल्लूर, बेंगलोर और श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर देता है। अपनी सेना को लेके जाएगा, खुद नेतृत्व करेगा और वेल्लोर पर, बेंगलोर पर और श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार करेगा, वहां पर आक्रमण करके पूरी। इस युद्ध में क्या करते हैं, अंग्रेज निजाम और मराठाओं का सहयोग लेते हैं और अंग्रेज जो करते हैं मराठाओं और निजाम का सहयोग लेकर के श्रीरंगपट्टनम पर अपनी शासन स्थापित कर देते हैं, अपनी सेना स्थापित कर देते हैं, पूरी तरीके से अधिकार कर लेते हैं। 1792 में ही क्या होता है कि जो कॉर्नवालिस था उसी के द्वारा श्रीरंगपट्टनम के किले को पूरी तरीके से जब घेर लिया जाता है, तो इसी आधार पर वह टीपू सुल्तान को भी संधि करने के लिए मजबूर कर देता है और टीपू सुल्तान अब संधि करने के लिए मजबूर हो जाता है, जिसी कारण 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और इस संधि में कुछ शर्तें रखी जाती है, कुछ नियम रखे जाते हैं और उसे क्या होता है, जिसमें जो सारे के सारे जो क्षेत्र थे वो किसको देने पड़ते हैं, अंग्रेजों को सौंपने पड़ते हैं। तो यानी कि आधा जो पूरा क्षेत्र का आधा क्षेत्र माना जाता है कि आधा क्षेत्र जो मैसूर का है वो किसको देना पड़ता है, अंग्रेजों को देना पड़ता है। और 3 करोड़ रुपए भी हर्जाने के रूप में अंग्रेजों को देने स्वीकार किए जाते हैं। अब 3 करोड़ रुपए भी हर्जाने के रूप में स्वीकार करे जाएंगे। तो अब टीपू सुल्तान के पास इतना पैसा तो नहीं था, तो लेकिन अब करेगा क्या, तो ऐसा करते हैं अंग्रेज कि जब तक टीपू सुल्तान पूरा हर्जाने का पैसा नहीं दे पाता तब तक उसके 2 पुत्रों को अंग्रेजों के पास भेज दिया जाता है, या अंग्रेज अपने साथ बंदी बना करके ले जाते हैं और यह कहते हैं कि जब तुम पूरा पैसा या पूरा हर्जाने का पैसा हमारे पास दे दोगे, हमें सौंप दोगे, तो हम आपके पुत्रों को छोड़ देंगे और आप अपने पुत्रों को ले जा सकते हो। तो इस तरह की कंडीशन वहां पर रखी जाती है। इसी संधि के तहत अंग्रेजों को डिंडीगुल, बारामहल और मलाबार वाला क्षेत्र पूरा मिल जाता है अंग्रेजों को। और अगर पूछा जाए कि मराठाओं को कौन सा क्षेत्र मिलता है, मराठाओं को तुंगभद्रा नदी के ऊपर का क्षेत्र मिल जाता है। तुंगभद्रा नदी के ऊपर का जो क्षेत्र है वो मराठाओं को दे दिया जाता है इसी संधि के तहत, और निजामों को भी कुछ क्षेत्र दे दिया जाता है। तो निजामों को इस संधि के तहत यह क्षेत्र देते हैं कि जो आपकी कृष्णा नदी है और पेन्नार नदी है, कृष्णा नदी और पेन्नार नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो हैदराबाद की तरफ पड़ता है थोड़ा सा, तो उस क्षेत्र को निजाम को सौंप दिया जाता है। तो ये संधि में ये क्षेत्र निजाम को, मराठाओं को और अंग्रेजों को, इसी संदर्भ में कॉर्नवालिस के द्वारा यह कहा गया कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने दुश्मनों को हरा दिया है।
अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने दुश्मनों को पराजित कर दिया है या मिट्टी में मिला दिया है। तो ये वाक्य कॉर्नवालिस के द्वारा कहा गया था। और इसी कारण से आपका तीसरा जो ये आंग्ल मैसूर युद्ध है ये समाप्त हो जाता है। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ही समाप्त हो जाएगा और यहीं पर ही आपका इसका तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का पूरी तरीके से समाप्ति हो जाती है। और इसी के बाद फिर क्या होता है, आपका चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है। आपको पता है कि जो टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान एक बहुत ही वीर योद्धा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक बार जब ये जंगल से गुजर रहा था तो वहां पर इसको एक शेर मिल जाता है। जब एक शेर मिल जाता है तो यह उस शेर का सामना इतने खतरनाक तरीके से करता है कि उस शेर को इससे डर करके भागना पड़ जाता है। तो यानी कि शेर तक को पराजित कर देता है। तो इसीलिए इसकी वीरता के आधार पर ही टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता है कि मैसूर का शेर, क्योंकि उसको ये नहीं पता शेर को कि तू तो एक जंगल का शेर है, लेकिन टीपू सुल्तान को पूरे भारत का शेर माना जाता है। तो पूरे भारत का शेर माना जाता है और वो छोटा सा एक जंगल का शेर था। तो ये बातें हैं, इतना वीर भी माना जाता है। और टीपू सुल्तान एक वाक्य कहता था, शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से। तो ये वाक्य इसके द्वारा कहा जाता है। टीपू सुल्तान को एक सीधा साधा दैत्य के नाम से भी जाना जाता है कि टीपू सुल्तान एक सीधा साधा दैत्य था। मॉन्स्टर प्योर एंड सिंपल, जिसे कहते हैं मॉन्स्टर प्योर एंड सिंपल, सीधा साधा दैत्य के नाम से भी इसे जाना जाता था। और कुछ बातें ऐसी हैं जो इसके बारे में जाननी आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति पहला यही माना जाता है, पहला व्यक्ति जिसने युद्ध में रॉकेट का इस्तेमाल किया था। तो इसने रॉकेट का इस्तेमाल भी किया था पहली बार, यानी कि पहला व्यक्ति माना गया है जिसने युद्ध में रॉकेट का इस्तेमाल किया था। अपनी नौसेना को इसने पूरी यूरोपीय पद्धति से तैयार किया था कि जिससे क्या कर सके, अंग्रेजों को पूरी तरीके से परास्त कर सके। तो इस तरह की इसने तकनीकी का इस्तेमाल किया। और टीपू को एक खास बात टीपू सुल्तान के अंतर्गत ये थी कि उसमें वह कई भाषाओं को जानता था, अलग अलग भाषाओं का ज्ञान उसको था, अलग अलग भाषाओं में सबसे बातें करता था, वार्ता कर लेता था, फारसी का, अरबी का, ठीक है, उर्दू का, इस तरह की कई भाषाएं वह जानता था। तो अलग अलग भाषाओं में सबसे संवाद करता था, अलग अलग भाषाओं को जानता था और यही इसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात बनी। और यह जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति से इतना ज्यादा प्रभावित रहा कि इसने यहां पर भी फ्रांस की क्रांति में होने वाले सुधारों को अपनाने का प्रयास किया। तो यहाँ फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर के इसने यहाँ पर भी जो फ्रांस की क्रांति के कारण जो सुधार हुए उनको यहाँ पर भी लागू करने का प्रयास किया। और फ्रांस में जो जैकोबियन क्लब था उसका सदस्य भी ये बन जाता है। तो फ्रांस की क्रांति के कारण जैकोबियन क्लब बना था फ्रांस के अंदर और उसमें सदस्य शामिल होते थे जो एक दूसरे की मदद किया करते थे। तो जैकोबियन क्लब का सदस्य भी इसे माना जाता है। तो इसलिए नागरिक टीपू के नाम से भी जाना जाता है। और ये बताया जाता है कि इसी ने जब फ्रांस की क्रांति से ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था तो इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगा दिया था कि अब हम स्वतंत्र है, पूरी तरीके से स्वतंत्र, जैसे फ्रांस की क्रांति में वहां पर नेपोलियन के द्वारा किया गया था। तो ऐसे ही इसने भी अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगा दिया था। अब ये भी माना जाता है कि इसने नेपोलियन से अपने लिए मदद भी मांगी थी। जब आपका आगे युद्ध होगा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, तो उसमें पता चलता है कि ये क्या करता है, नेपोलियन के साथ अपना पत्र भेजता है और उससे मदद भी मांगता है। ठीक है। और एक घटना इसमें ये हुई थी, जब तीसरा आपका युद्ध चल रहा था तो लगभग 1791 में कुछ मराठा घुड़सवार थे। तो कुछ मराठा घुड़सवार वहां से जो श्रृंगेरी के माता के मंदिर में, श्रृंगेरी माता के मंदिर से गुजर रहे थे और वहां पर मराठाओं के द्वारा लूटपाट की गई और वहां से धन को लूट लिया गया था, सारा का सारा धन लूट लिया गया। और इसीलिए वहां के जो श्रृंगेरी माता के मंदिर थे, वहां के जो पुरोहित थे, मुख्य पुरोहित, तो उन्होंने टीपू सुल्तान के साथ उससे विनती की कि हमारी इसमें मंदिर में मरम्मत करवाने की और यहाँ पर कुछ धन देने की कृपया करें। तो इसी आधार पर
टीपू सुल्तान के द्वारा उस श्रृंगेरी माता के मंदिर में मरम्मत करवाई गई और वहां पर धन भी दिया गया था कि उसकी देखरेख करने के लिए धन भी वहां पर दिया गया। तो इस तरह के ऐसे ऐसे काम टीपू सुल्तान के द्वारा कराए गए थे। यानी कि वो क्या करता था, जो अपनी आर्थिक स्थिति, आर्थिक सैन्य स्थिति, अब उसी को ही अपनी सब कुछ मान जाता था वो, यानी कि सभी तरीके से आर्थिक स्थिति को ही सैन्य शक्ति मानता था वो, कि अगर आर्थिक स्थिति सही है तो आपकी सैन्य स्थिति यानी सैन्य शक्ति बरकरार रहेगी, अच्छी मानी जाती है, तो उसे ही मानता था। अब ये जो चौथा युद्ध होगा, अब ऐसे ही होगा कि वहां पर जब ये दोबारा से करते हैं कि जब इसी बीच में टीपू सुल्तान फ्रांस से, कुस्तुनबुनिया, इनसे सबसे वार्ता करता है, तो इसी बीच वह जो फ्रांस के शासक नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार कर लेता है और इस बात का पता किसको चल जाता है, अंग्रेजों को चल जाता है। अब टीपू सुल्तान जब उसके पास पत्र भेजता है नेपोलियन के पास फ्रांस में कि आप हमारी यहाँ पर मदद कीजिए अंग्रेजों के विरुद्ध, कि अंग्रेजी यहाँ पर हमें परेशान करते हैं और हमारे क्षेत्रों पर कब्जा कर रहे हैं, तो इसीलिए हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। तो टीपू सुल्तान, वो नेपोलियन, यह पत्र में वापस रिप्लाई करके भेजता है कि ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन जैसे ही आपकी फ्रांस की क्रांति यहाँ पर समाप्त होगी तो उसके बाद ही मैं आपकी मदद करने के लिए जरूर आऊंगा। अब ऐसा हुआ कि ये पत्र किसको मिल चुका था, ये रास्ते में ही अंग्रेजों को मिल चुका था। जो अंग्रेजों के दूत हुआ करते थे, गुप्तचर थे, उनको यह पत्र मिल गया था और उनको पता लग गया कि जैसे ही, क्योंकि ये बात टीपू सुल्तान तक नहीं पहुंच पाई थी कि नेपोलियन ने यह पत्र लिख करके उनके पास संदेश भिजवाया है। अब जो अंग्रेज थे उनको ये पता लग गया कि अब टीपू सुल्तान की मदद करने के लिए फ्रांस से नेपोलियन आ सकता है, क्योंकि 1799 में फ्रांस की क्रांति समाप्त हो रही थी। अब नेपोलियन अपनी पूरी तरह से विजय के चरम पर था और फ्रांस की क्रांति समाप्त हो रही थी। अब उनको पता लग गया कि फ्रांस की क्रांति समाप्त होते ही नेपोलियन टीपू सुल्तान की मदद करने के लिए भारत में आ सकता है, और अगर भारत में नेपोलियन आ गया तो अंग्रेजों का पत्ता साफ यहाँ से हो जाएगा। तो अंग्रेजों का पत्ता साफ हो सकता था वहां से, लेकिन इस बात का पता अंग्रेजों को पहले ही था। अब उन्होंने क्या किया कि जैसे ही 1799 आया, अब 4 मई 1799 को, इससे पहले ही अंग्रेजों के द्वारा जो श्रीरंगपट्टनम का किला था वहां पर टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर दिया जाता है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। अब लॉर्ड वेलेस्ली वहां पर पूरी तरह से आक्रमण कर देगा और वहां पर टीपू सुल्तान की हत्या हो जाती है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी समाप्त हो जाता है और श्रीरंगपट्टनम के किले पर विजय प्राप्त करते ही उसी के संधि के साथ यहाँ पर पूरी तरह से चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाएगा और यहाँ पर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा और अंग्रेज वहां पर इनके पुत्रों को छोड़ करके सब कुछ लेकर के अपने अधिकार में करके चल देते हैं और गद्दी पर यहाँ पर उसके पुत्र को बैठा दिया जाता है और सब धन धुन सब ले लिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी समाप्त हो जाएगा और जो टीपू सुल्तान है उसकी कहानी भी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। लेकिन टीपू सुल्तान को इस तरह का व्यक्ति माना जाता है कि वो बहुत ज्यादा, ये थोड़ी सी उसके बारे में बातें हैं क्योंकि टीपू सुल्तान बचपन से ही एक सीधा साधा व्यक्ति था। वो चाहता था कि पूरे अमन चैन से रहने वाला, कि वो चाहता था कि मैं सीधा साधा व्यक्ति हूं और से एक शांति के साथ रहना चाहता हूं, ना मैं युद्ध करना चाहता, ना लड़ाई करना चाहता, ना ही किसी को मारना चाहता हूं, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन एक बात जब पूर्णिया पंडित के द्वारा उसे कही गई कि तू एक शेर का पुत्र है तो तू ऐसा नहीं हो सकता, तो तू भी एक शेर की तरह ही जिएगा। तो इसी बात के आधार पर उसने युद्ध करने शुरू किए थे, तभी उसके अंदर एक जोश आया था। तो लेकिन वह फिर भी अपने आप को करना चाहता था कि वो एक शांति का क्षेत्र स्थापित करना चाहता था जिससे वह शांति के साथ रह सके। लेकिन वो उसने करने की पूरी कोशिश की और ये भी बताया जाता है कि उसने जो है बादशाह की उपाधि भी ली थी, क्योंकि हैदर अली ने सार्वजनिक रूप से कोई बादशाह की उपाधि नहीं ली थी, लेकिन टीपू सुल्तान के द्वारा एक बादशाह की उपाधि भी ली जाती है। तो ये माना जाता है कि अपने पिता के विरुद्ध इसने क्या ली थी, उससे उलट होकर के तो ये बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो इस तरह की बातें इसकी मानी जाती है और ये माना गया कि यह राजनीति में अपने पिता की तरह पूरी तरह से सक्षम भी
नहीं हो पाया था, क्योंकि जैसे हैदर अली पूरी तरीके से राजनीति में सक्षम था, उस तरीके से टीपू सुल्तान राजनीति में सक्षम नहीं था। और यही कारण माना जाता है कि यह बाद में इसको परास्त होना पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हो गया था। और यही भी आपका पूरी तरह से मैसूर का जो साम्राज्य है वो समाप्त हो जाता है और अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। तो इतनी कहानी थी इसकी। इतना आपको पूरा अंग्रेज मैसूर युद्ध समझ में आ गया होगा। पूरी कहानी आपने समझ ली, कैसे कैसे इसका अस्तित्व बना, किस तरह से पृष्ठभूमि बनी थी और कैसे इसका समापन भी हो गया है। तो ये आपको समझना जरूरी है। इनके सब की जो कहानियां हैं उसको ध्यान से समझते रहें, ध्यान से पढ़ते रहें, और आगे इसी तरीके के हम आपको एपिसोड देते रहेंगे। नए नए टॉपिक के हैं, जो भी क्रम वाइज टॉपिक आपके आते रहेंगे, तो इसी तरीके से हम आपको पढ़ाते रहेंगे। बस आप ध्यान से पढ़ते रहे, अच्छी तरीके से समझे इसको और दिमाग में इसको समझ करके स्टोर करते रहें, तो उसको कहानी को एक कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ें तो आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। इसमें आगे चल करके बहुत ज्यादा मजा आने वाला है जब पूरी की पूरी कहानी आप पढ़ोगे, एक एक कहानी के रूप में हर चीज को समझ लोगे। लिखने विखने का सारा टेंशन खत्म, एक कहानी के रूप में समझे और कहानी के रूप में समझ करके पूरा अपने माइंड में इसको ऐसे स्टोर कर ले कि दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े। तो आगे आगे धीरे धीरे हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट बना करके लाएंगे और इसकी कोशिश करेंगे जिससे आप एक ही वीडियो में एक ही टॉपिक को पूरी तरीके से समझ सके, कम टाइम में समझ सके और छोटे से छोटा ही समय ले, यानी कम से कम समय ले और ज्यादा से ज्यादा आपको डिटेल बता सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।